जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बातें करेंगे यूपी पीसीएस मेंस ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। हमने सिलेबस को यूपी की ज्योग्राफी के सिलेबस को लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में उसी के कॉन्टेक्स्ट में डिज़ाइन किया है। यानी कि क्वेश्चन को सामने रखते हुए कि किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन कमीशन ने पूछा है और फ्यूचर में कौन कौन सा क्वेश्चन उससे बन सकता है या पूछा जा सकता है। इसी की कड़ी में आज की का हमारा डिस्कशन होगा। तो हम यहाँ पहले मेंशन करते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस जीएस पेपर फर्स्ट, उसमें 3 या 4 लाइन में ज्योग्राफी का सिलेबस लिखा हुआ है। जो 3 या 4 लाइन है सिलेबस का वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है कि हम उसको डिमार्केट कर लें कि किस किस टॉपिक से किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकता है यूपी पीसीएस या उसने पूछा था पास्ट ईयर्स में। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशली ज्योग्राफी, ओनली ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी पे किस किस एस्पेक्ट पे आपको सिनेप्सिस बनाना है यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे हैं यूपी पीसीएस ने उसने किस फ्रेम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। आपको क्या करना है कि इस पूरे सिलेबस को एक तरह से ये पूरा समझिए कि सिलेबस है, सिलेबस की हमने व्याख्या की, हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया और उसको पूरा एलेबरेट कर दिया कि उस सिलेबस से किस किस डायमेंशन में क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछा और किससे फ्यूचर में पूछ सकता है। आपको क्या करने हैं कि इस वीडियो को ऐसे बीच बीच में पॉज करके पूरे सिलेबस को कंप्लीटली नोट डाउन करेंगे और नोट करने के बाद एक एक टॉपिक पे एक एक वर्ड पे आप अपना इसका सिनेप्सिस बना लेंगे। पहला टॉपिक हमने देखिए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी, कभी कभी हम उसको फिजिकल ज्योग्राफी भी कहते हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी कह लीजिए और इंडियन ज्योग्राफी कह लीजिए। पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें कि इस पे यूपी पीसीएस ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। और हमारा सिलेबस, मात्र सिलेबस में एक वर्ड लिखा रहता है जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनोस, ठीक है। बट क्वेश्चन उससे कई डायमेंशन से बनते हैं और किस डायमेंशन से आपको उस पर नोट्स बनाना है, सिनॉप्सिस बनाना है, यही बात हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी। आज तक नए सिलेबस पे जो भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने पूछे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को डिस्क्राइब कर दिया। इसी में इनबिल्ड सारा क्वेश्चन भी और उसके अलावा किस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछ सकता है जो अभी बाकी रह गया है। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि ज्योमॉर्फोलॉजी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्लाइमेटोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा ओशनोग्राफी है। ओशनोग्राफी के बाद फिर हम आ जाते हैं ये क्या कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी में कह लीजिए। तो इंडियन ज्योग्राफी में जैसे इंडिया का जो है जियोलॉजी और फिजियोलॉजी, इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है, इंडिया का जो सॉइल है, ठीक है। उसके अलावा इंडिया में जैसे वाटर बॉडीज, वेटलैंड वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसके अलावा ड्रॉट, फ्लड इंडिया से रिलेटेड। उसके अलावा फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पे आ जाते हैं या इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी कुछ टॉपिक है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हमने ज्योग्राफी में ही इंक्लूड कर दिया है, जैसे कि ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से रिलेटेड। अच्छा, इसी इंडियन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन, माइग्रेशन, सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एग्रीकल्चर, ये इंडियन ज्योग्राफी में ही ये भी शामिल है। तो आज का जो हमारा क्लास है वो इसी से संबंधित है। फर्स्ट नंबर पे देखिए ज्योग्राफी में आपका जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी में जो पहला टॉपिक है इसी पे आपको काम करना है, नोट्स बनाना है, ये है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है फर्स्ट नंबर पे आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे काम करिए, नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस जनरेट करिए। बेसिक एजम्पशन, इसका बेसिक एजम्पशन आप 5 to 6 लाइन में लिखिए। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ प्लेट्स और प्लेट मार्जिन के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ प्लेट मार्जिन, उसके बारे में नोट्स बनाएंगे। उसके बाद एविडेंसेस, वो क्या एविडेंस हैं जिसके आधार की प्लेट्स मूव कर रही हैं या कोई भी जो फीचर्स है क्रिएट हुआ, चाहे या जो भी इवेंट्स है, इंसिडेंट्स इवेंट्स हो रहे हैं जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, माउंटेन बिल्डिंग या सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सारे के सारे जो है एविडेंस के तौर पे आपको सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करके नोट्स बनाना है। उसके अलावा इस थ्योरी के लिमिटेशंस क्या हैं। तो पहले नंबर में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसका क्या है कि बेसिक एजम्पशन,
टाइप्स ऑफ प्लेट्स, मैकेनिज्म, एविडेंस एंड लिमिटेशंस। ये हो गया प्लेट टेक्टोनिक। देखिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी है, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इससे पूछे, इसीलिए ओनली प्लेट से रिलेटेड ही आप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड ही आप काम करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिलेशंस, यानी कि अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक का क्या रोल है अर्थक्वेक में। अर्थक्वेक के बहुत से कारण हैं, बहुत से फैक्टर्स, उसमें एक फैक्टर क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी भी है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्सेस अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्सेस वोल्केनोस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वर्सेस माउंटेन बिल्डिंग। या दूसरी भाषा में कहिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या इंपैक्ट है, क्या रोल है अर्थक्वेक के आने में, अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, अकरेंस ऑफ द वोल्केनोस एंड माउंटेन बिल्डिंग में। या ये क्या तीनों आपस में रिलेटेड हैं और ये तीनों प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर ये घटनाएं हो रही हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कमीशन। नेक्स्ट आपका वोल्केनोस है। वोल्केनोस की अगर बात करें तो वोल्केनिक एरप्शन के कारण क्या है, यानी कि काजेस या मैकेनिज्म ऑफ वोल्केनिक एरप्शन। फर्स्ट नंबर पे टॉपिक ये बनता है इससे। दूसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, यानी कि पूरी दुनिया में कहां कहां पे वोल्केनिक एरप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उसको पूरी दुनिया में, जैसे कि आपका ये रिंग ऑफ फायर हो गया पैसिफिक वाला, आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी हिमालय से लेकर के आप चले जाइए यहाँ तक मेडिटेरेनियन सी वाला हो गया, आप मिड जो है ओशियनिक रीज वाला जो हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट वाला जो जोन होता है, तो यही मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट ये टोपोग्राफिक फीचर फाउंड बाय द वोल्केनोस, वोल्केनिक इरप्शन से या वोल्केनोस से जो फीचर्स बनते हैं, चाहे वो इंट्रूसिव यानी कि अर्थ के अंदरी भाग में बनते हो या अर्थ के ऊपर यानी कि पृथ्वी के क्या कहते हैं भूमि के ऊपर, तो चाहे इंट्रूसिव हो चाहे एक्सट्रूसिव, जैसे कि आपका प्लूटोनिक्स इंट्रूसिव में, हाइपाबसल इंट्रूसिव में, फिर हाइपाबसल में जैसे सिल हो गया, डाइक हो गया, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, सारे के सारे इंट्रूसिव में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सट्रूसिव में, एक्सट्रूसिव में जो फीचर्स बनता है, जैसे आपका सिंडर कॉन हो गया, आपका कंपोजिट कॉन हो गया, कार्डेराज हो गया, ये सारे के सारे आपके एक्सट्रूसिव में फीचर्स बनते हैं। जितने आपका ये वाले क्या कहते हैं जैसे कि डगन ट्रैप्स हैं, जो ट्रैप्स बनते हैं, आपका शील्ड्स बनते हैं, ये सारे के सारे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपैक्ट, वोल्केनिक इरप्शन का इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट एंड नेगेटिव इंपैक्ट बोथ। उसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस को या वोल्केनोस को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के संदर्भ में भी आप एनालिसिस बनाएंगे, जो बात मैंने पहले कही थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका अर्थक्वेक है, यह है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण क्या है, काजेस ऑफ द अकरेंस। नेक्स्ट पॉइंट या इसी बात को कह सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या अर्थक्वेक का सॉरी अर्थक्वेक का इंपैक्ट क्या पड़ता है, यानी अर्थक्वेक आने से क्या क्या मतलब लोगों की लाइफ पे या कारोबार पे या जॉब्स पे या दिनचर्या पे या फाना फ्लोरा पे, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये सारा का सारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में जो अर्थक्वेक आता है उस पूरी दुनिया के, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक इन वर्ल्ड, पूरी दुनिया का अर्थक्वेक अलग अलग जोन में कहां कहां तेज आता है, कहां कहां माइनर आता है, तो वर्ल्ड लेवल पे अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया, सीज्मिक जोन्स इन इंडिया। इंडिया को जैसे हम सीज्मिक जोन में डिवाइड करते हैं, तो जोन नंबर 5, 4 कहाँ है, 6 कहाँ, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, ठीक है। तो उन चारों जोन्स को हम सीक्वेंस वाइज ले लें और हर जोन में कारण क्या है, उसके कारण का और डायग्राम के साथ एनालिसिस बनाना होगा। हार्डली ये आपका 1.5 पेज में बनेगा, उससे ज्यादा नहीं, बात मैक्सिमम 2। तो सीज्मिक जोन ऑफ इंडिया या अर्थक्वेक जोन इन इंडिया, उसके कारण क्या है, हाउ अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स आर इंटर रिलेटेड। वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी कि अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन एंड सुनामी, क्या ये तीनों इवेंट्स, तीनों घटनाएं
प्लेट टेक्टोनिक थियरी के आधार पे घटती हैं, या इस थियरी ही बेस है, या इसका जो कॉन्सेप्ट इसी वजह से, या क्या ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं और ये इसमें जो फैक्टर बताया गया उसी के आधार पर ये तीनों घटनाएं घटती हैं। इसके बारे में आप नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया सुनामी। सुनामी के बारे में जानिए कि सुनामी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या इंट्रोडक्शन आपका पहले मेंशन करिए। सुनामी के काजेस क्या हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स और सुनामी, प्लेट टेक्टोनिक वर्सेस सुनामी, सुनामी का इफेक्ट या इंपैक्ट क्या पड़ता है, इतना जो है नोट्स आपका सुनामी से रिलेटेड होना चाहिए। सिनेप्सिस, ये मतलब सिनेप्सिस की बात है कि इस टॉपिक्स पे ही सिनेप्सिस बनाना, इससे ज्यादा एक वर्ड्स पे भी नहीं बनाना। मैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ले सकता था, लेकिन मैंने मल्ली प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट की। इस बात को नोट करिएगा कि कई सालों का उस पर रिसर्च और कई सालों का गहन मंथन और क्वेश्चन और नेचर जो एग्जामिनर का है उसके हिसाब से हमने इन पॉइंट्स को यहां पे ड्रॉ किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेदरिंग। वेदरिंग की बात की जाए तो वेदरिंग क्या है पहले जान लीजिए, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके फैक्टर्स क्या है वेदरिंग के। वेदरिंग फैक्टर्स के बाद आपका जो है टाइप्स क्या है, जैसे कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सिग्निफिकेंस, वेदरिंग क्या सिग्निफिकेंस क्या है, निगेटिव इंपैक्ट एंड पॉजिटिव इंपैक्ट बोथ। लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म फीचर, इससे रिलेटेड भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछने में पीछे नहीं हटता। वैसे लैंडफॉर्म फीचर जो है कई हैं, जैसे आपका ओशनिक लैंडफॉर्म भी हो सकता है, आपका फ्लूवियल है, एओलियन है, ग्लेशियल है। फ्लूवियल का मतलब कि रिवर वाला, रिवर जब पहाड़ से निकलती है फिर प्लेन में आती है और लास्ट में जाकर के ओशन में वाटर डिस्चार्ज करती है, जैसे कि रिवर गंगा है। तो ये तीन फेस हो गया, एक आपका हिमालयन यानी कि हाई आल्टीट्यूड, एक प्लेन एरियाज, और एक आपका जहां पे डेल्टा बनाती है तो यानी कि लोअर, ठीक है, लोअर प्लेन। तो इन तीनों के बारे में आपको फ्लूवियल वाले जो लैंडफॉर्म फीचर बने उन तीनों के बारे में आपको जानना होगा और नोट्स बनाने होंगे। ऐसे ही एओलियन के बारे में, यानी कि ड्राई एरियाज में जो लैंडफॉर्म फीचर बनते हैं, चाहे वो इरोजनल हो चाहे वो डिपोजिशनल हो, जैसे कि मशरूम हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा रोज माउंटनी करके एक आता है, इंसेलबर्ग, ये सारे के सारे एओलियन टाइप हैं, ठीक है। और ऐसे इसमें डिपोजिशनल सैंड ड्यून्स, ठीक है, बरखान, ये डिपोजिशनल है। उसके अलावा जो है सीप बनता है, ठीक है, ये सब डिपोजिशनल। एओलियन यानी कि ड्राई एरिया में, जो डिजर्ट एरियाज, ड्राई लैंड है, उसमें जो लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं विंड के द्वारा, उसी को कहते हैं एओलियन। एओलियन का मतलब कि ड्राई रीजन में जो लैंडफॉर्म फीचर बनता है विंड इरोजन के द्वारा, विंड डिपोजिशन के द्वारा। कभी इरोजन वनली पूछ लेता है, कभी डिपोजिशनल वनली पूछ लेता है, आपको दोनों पे काम करना है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लेशियल, ग्लेशियल को भी हम अपर रीचेस, लोअर रीचेस, यानी माउंटेनियस एरियाज में, माउंटेन में जहां से ग्लेशियर बनता है, और कभी कभी ग्लेशियर वही मेल्ट होते होते, फ्लो होते होते लोअर रीचेज में यानी कि प्लेन में आ जाता है। तो उससे जो भी आकृतियां, जो भी फीचर्स बनते हैं उसके बारे में आपको जानना हो, चाहे हायर रीचेज यानी माउंटेनियस एरियाज, चाहे लोअर यानी प्लेन एरियाज, चाहे वो इरोजनल फीचर बनाए चाहे वो डिपोजिशनल फीचर बनाए, ठीक है। जैसे कि आपका एरिटेस हो गया, कोल हो गया, ठीक है, बर्ग चरण, ये सब क्या है अपर रीचेज में बनते हैं, और लोअर रीचेज में जो है आपका वाश प्लेन हो गया, एक बास्केट टोपोग्राफी हो गया, क्या कहते हैं इरिटेस कैटल्स, ये सब होता नहीं, ये सब आपका ग्लेशियर से। हाँ, फ्लूवियल से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है यूपीपीसीएस ने, बट आप लोग काम करिए, क्योंकि फ्लूवियल का पूरी इंडिया, इवन पूरी यूपी, स्पेशली फ्लूवियल फीचर का ही रोल है, बट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए फ्लूवियल पे भी अच्छे से काम करिए। बस यही वाली तीन पे आपको काम करना है इसमें। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। पहला टॉपिक जो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर से संबंधित क्या है, आपका जो टोपोग्राफी के मतलब कि ये है, क्या कहते हैं, मतलब कि ये जो वर्टिकल लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है,
उसी को आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें कि टेम्परेट जोन और टेम्परेट कह रहा हूँ, अरे ये जो सीक्वेंस वाइज होते नहीं हैं, सारे के सारे आप पे नोट्स बनाना है। मेसो आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपको इस पे नोट्स बनाए। दिमाग से बात उतर गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसके अलावा जो है मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर और नेक्स्ट है आपका इंसोलेशन एंड हीट बजट। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट बजट स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसोलेशन से अगर रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो फैक्टर डिटरमाइनिंग द इंसोलेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में सूरज की किरणें या कहीं पे हीट कम होता है, कहीं पे हीट ज्यादा होती है, उसका कारण क्या है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये बनता है इंसोलेशन से रिलेटेड कि दुनिया भर में, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग द इंसोलेशन अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा हीट बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एंड एयर सर्कुलेशन, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तक कमीशन ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, काम कर लीजिएगा। विंड्स, विंड से रिलेटेड कमीशन क्वेश्चन पूछता रहता है। तीनों तरह की जो विंड्स हैं उस पर आपको काम करना है, चाहे वो आपका पेरेनियल यानी कि परमानेंट विंड हो, ट्रेड विंड्स हो, या ये क्या कहते हैं, अरे जैसे कि तीनों जो है जोन वाली जो विंड्स हैं, उसके अलावा आपका सीजनल विंड्स जो होती हैं, जैसे कि परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स, तो तीनों पे काम करना है। बट स्पेशली ये लोकल विंड से रिलेटेड इसने अभी तक क्वेश्चन पूछा है, बट आपको काम तीनों पे नोट्स बना के काम करना है, क्योंकि इसका माइंड कभी भी खिसक सकता है। अच्छा, इस स्पेशली जो लोकल विंड्स हैं वो न्यूज़ में भी रहा करती हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। स्पेशली लू वगैरह पे आप अलग से सिनेप्सिस जनरेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि क्वेश्चन उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, लू क्यों फॉलो करती है, उसका क्लाइमेटिक, लोगों की एग्रीकल्चर पे, लोगों को लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है आपका एयर मास है। एयर मास से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीपी से बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता रहा है, पूछता चला आ रहा है, पूछेगा भी फ्यूचर में। एयर मास, उसका नंबर 1 पे कैरेक्टरिस्टिक्स जान लीजिए, नंबर दूसरे पे टाइप्स, एयर मास का कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 पे, नंबर दूसरे पे टाइप क्या है एयर मास का, तीसरे नंबर पे टाइप्स के अलावा एयर मास जो फॉर्मेशन है उसके कारण क्या है, एयर मास फॉर्मेशन के कारण यानी कि काजेज भी जानना होगा कि एयर मास फॉर्मेशन के काजेज या कारण क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रिंसिपल एयर मास ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वैसे एयर मास को जो क्लासिफाई किया जाता है लैटिट्यूड के आधार पे, आपका वार्म एयर मास लैटिट्यूड के आधार पे किया जाता है। उसके अलावा ये मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्टिनेंटल एयर मास और मैरीटाइम एयर मास, फिर उसके बाद उसको लैटिट्यूड के आधार पे, उसको टेम्परेचर के आधार पे। तो ये तो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हो गए, ठीक है। बट वो प्रिंसिपल एयर मास ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में कहाँ कहाँ पे कौन से प्रचलित एयर मास हैं और उनका क्या रोल है वहाँ के वेदर में, वहाँ की लाइफस्टाइल में। वेदर्स का मतलब लाइफस्टाइल हो जाएगा या लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, ये भी आप घर से क्वेश्चन नहीं पूछा लेकिन तब भी इस पर आप नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फ्रंट्स। फ्रंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता रहता है। फ्रंट्स के टाइप्स क्या है, फ्रंट्स के फॉर्मेशन के कारण क्या है, फ्रंट फॉर्मेशन होता कैसे है। और ये जो पोलर फ्रंट थियरी है, बी जर्कनेस है, ठीक है, या जर्कनेस जो है, या वी जर्कनेस या बी जर्कनेस जो भी है, पोलर फ्रंट थियरी खासकर है, इसके बारे में आप एनालिसिस जनरेट करेंगे और डायग्राम वगैरह बना लेंगे। जो इसके स्टेजेस हैं फ्रंट फॉर्मेशन के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ नहीं लिखी। बट फ्रंटोजेनेसिस इज द फैक्टर फॉर क्या कहते हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि फ्रंटोजेनेसिस इज द फैक्टर, इज द कॉज फॉर द ओरिजिन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, इसके बारे में भी नोट्स बनाना होगा। सीक्वेंस ऑफ वेदर, ये जो फ्रंट है, और फ्रंट में जो कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, जितने भी फ्रंट्स हैं, इन सब फ्रंट्स में अलग अलग वेदर की जो कंडीशंस होती है, रेनफॉल, टेम्परेचर रिलेटेड, उसके बारे में भी आपको नोट्स बनाना होगा, या उसी में ऐसे 2-2, 3-3 नोट्स लाइन का नोट्स बना करके लिखना होगा।
तो फ्रंट्स है, टाइप्स है, काजेस हैं, फॉर्मेशंस हैं, और उसकी जो थियरी है फॉर्मेशन से रिलेटेड, जैसे कि पोलर फ्रंट थियरी, विजर्कनेस, और सीक्वेंस ऑफ वेदर एंड स्टेजेस ऑफ फ्रंट्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेम्परेट साइक्लोन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेम्परेट साइक्लोन बनने के कारण क्या है, यानी फैक्टर्स या ओरिजिन के फैक्टर्स क्या हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका, स्टेज क्या है। टेम्परेट साइक्लोन को जो है या टाइप्स कह लीजिए या स्टेजेस कह लीजिए, एक ही बात है दोनों का। ठीक है। स्टेशनरी जो है, उसके बाद फिर लास्ट में ऑक्लूडेड और क्या क्या इस तरह से आ जाएगा। फिर इम्पैक्ट जो है आपके क्या है, कहीं पे आपका 4 उसमें क्लासीफाई रहता है स्टेज में, कहीं पे 6 रहता है। ठीक है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है वहां के लोकल वेदर पे जहां पे ये टेम्परेट साइक्लोन बनता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ वेदर, इसमें भी आपको जानना जरूरी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टेम्परेट साइक्लोन ये भी जान लीजिए, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाता है। उसका इंडिया की क्लाइमेट पे, इंडिया के रेनफॉल पे, इंडिया के जो है टेम्परेचर, वेदर सिस्टम से और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट क्या, कितना रेनफॉल करता है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कहने का मतलब ये है। तो टेम्परेट साइक्लोन इन इंडिया मतलब कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये भी बहुत महत्व रखता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहले नंबर पे आप जान लीजिए इसके इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरे नंबर पे इसका ग्रोथ और ओरिजिन के कारण क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। और उसके बाद क्या है कि सिक्वेंशियल वेदर, इसके सिक्वेंशियल वेदर यानी ऐसे सीक्वेंस वाइज जो इसके जोन बनते हैं, आई वॉल, इनर रिंग, आउटर रिंग, एनुलर जोन, ऐसे बहुत सारे, और हर एक में क्या क्या सीक्वेंस रहता है वेदर का है। वेदर का मतलब कि प्रेशर क्या है, विंड से कैसे फ्लो होती है, किस स्पीड से, और उसके अलावा कहाँ पे विंड उठ जाती है, सारी चीजें। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन मेनली पाया जाता है, और कहाँ कहाँ पे ये मतलब ओरिजिन होता है किस किस ओशन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब कि जैसे ही ओशन से कोस्ट की तरफ आता है ये डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका टाइम क्या है, किस टाइम ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा बनता है इंडियन ओशन में। तो मैंने उसी बात को कहा कि टेम्पोरल पैटर्न। टेम्पोरल पैटर्न का मतलब कि इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन किस महीने में ज्यादा बनने के चांसेस हैं और क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी, इन दोनों में क्या कारण है कि बे ऑफ बंगाल में टेम्परेट साइक्लोन ज्यादा बनते हैं, अरबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन कम बनते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में भी एक सिनॉप्सिस कंपैरेटिव स्टडी टाइप बना लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। कम से कम आधे पेज का नोट्स बनाइए जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन का डिफरेंसेस। नेक्स्ट आपका ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में अगर हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन बनता है ओशन बॉटम रिलीफ। ओशन बॉटम रिलीफ का मतलब क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, आपका कॉन्टिनेंटल राइज होता है, अबिशल प्लेन होता है, जो ट्रेंचेज होते हैं, मिड ओशियनिक रिज होते हैं, ठीक है और डीप ओशन डीप, ये सारे के बारे में आपको डायग्राम के साथ सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाना होगा और दो दो लाइन उसमें लिख लिया करिएगा। तो उसी को कहेंगे ओशन बॉटम रिलीफ। इंडियन ओशन, अब आ जाइए देखिए इंडियन ओशन का महत्व क्या है, यानी इंपॉर्टेंस। इंडियन ओशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडियन ओशन का जो है देखिए यूज फॉर ह्यूमन। ओशन जो है ह्यूमन के लिए किस लिए यूज है, ठीक है, तो यूज फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए उसका क्या उपयोग है ओशन का, एक क्वेश्चन ये बनता है। मैरीन रिसोर्सेस, चाहे इंडियन ओशन हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, मैरीन रिसोर्सेस ओशन में कौन कौन से हैं, ओशन से कौन कौन से पोटेंशियल्स हैं रिसोर्सेस के हार्वेस्ट करने के, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन रिसोर्सेस को हार्वेस्ट करने में। इंडियन ओशन में इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है उन रिसोर्सेज को पोटेंशियल कर, कहां तक इंडियन गवर्नमेंट सक्सेस है इंडियन ओशन से एनर्जी जनरेट करने में। ये देखिए एनर्जी इससे रिलेटेड किन इन कोस्टल एरियाज में विंड एनर्जी के ज्यादा ऑप्शंस बनते हैं, ज्यादा पोटेंशियल्स हैं, और कहां पे हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट ने क्या क्या उसके लिए स्टेप उठाए हैं। पोटेंशियल, वही बात हो गई। प्रॉब्लम्स, मैरीन रिसोर्सेस या मैरीन एनर्जी, ओशन एनर्जी, उसके हार्वेस्ट करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में जान लीजिए। वैसे ओशन से रिलेटेड आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ओशन जो है, इंडियन ओशन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओशन करंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछता है। ओशन करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है उसमें दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि करंट जो बनता है उसके फैक्टर क्या है, व्हाट आर द फैक्टर फॉर द ओरिजिन ऑफ करंट, ओशन करंट, ओशन करंट के ओरिजिन होने के या उसके बनने के क्या कारण है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरे नंबर में ओशन करंट जो है वो किस किस एरिया में, किसी एक पार्टिकुलर ओशन का ओशन करंट पूछ लिया जाएगा। जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक का कभी पूछता है तो कभी साउथ अटलांटिक का, इसका ये फेवरेट डिश है यूपीपीसीएस का, ठीक है। इंडियन ओशन के भी चांसेस हैं पूछ लें, बट आपको तीनों ओशन के ओशन करंट्स में नोट बनाने हैं। बट मेनली ये अटलांटिक ओशन ही इसका फेवरेट डिश है। कभी ये साउथ अटलांटिक ओशन, कभी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, बट ये इंडियन ओशन भी पूछ सकता है और पैसिफिक भी पूछेगा, ठीक है। तो तीनों ओशन पे और इसके ओरिजिन के फैक्टर्स क्या हैं, एक तो ये जान लीजिए, और दूसरे नंबर में तीनों ओशंस में कौन कौन से ओशन करंट है, चाहे वार्म ओशन करंट हो चाहे कोल्ड ओशन करंट हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक क्वेश्चन बनता है फ्रंटियर और बाउंड्रीज के ऊपर। इसके बारे में पहले नंबर पे इंट्रोडक्शन लिखिए आप, फ्रंटियर और बाउंड्रीज के रिलेटेड। दूसरे नंबर में आप डिफरेंसेस बताइए, फ्रंटियर्स में और बाउंड्रीज में क्या डिफरेंसेस हैं। तीसरे नंबर में क्या नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इज द नेचुरल, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर इज द नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इज द नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इस तरह से क्वेश्चन बना के पूछेगा, घुमा करके पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्या, मतलब कि इज नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर is the natural boundary of subcontinental India, whether north western boundary या north western frontier is the natural boundary of subcontinental Asia, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको इस पे नोट बना लेना और 3 से 4 पॉइंट इसका दिमाग में रख लीजिए पहले से, फिर एग्जाम में लिखने में आसानी हो जाएगी, और डायग्राम में बना लीजिए इस तरह की चीजों पे। देखिए नेक्स्ट है आपका इंडिया से रिलेटेड, इंडियन ज्योग्राफी में अब हम आ चुके हैं। इंडियन ज्योग्राफी में बात करें तो नंबर 1 पे इसमें जियोलॉजी और आपका फिजियोग्राफी, ठीक है, इससे रिलेटेड इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जियोलॉजी की बात की जाए तो जैसे आपका हिमालय, ग्रेट प्लेन यानी नॉर्थ नदर्न प्लेन और पेनिनसुलर इंडिया, इन तीनों की जियोलॉजिकल कंडीशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बट बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। अगर जियोलॉजी के एस्पेक्ट से इंडिया पे क्वेश्चन पूछेगा कमीशन, तो ओनली जो ग्रेट प्लेन है या नदर्न प्लेन है या गैंजेटिक प्लेन है या इंडस गैंजेटिक प्लेन है, इससे रिलेटेड ही जियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, या फिर हिमालय के फॉर्मेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट पेनिनसुला से रिलेटेड क्वेश्चन जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मेनली जो फोकस करिएगा, अगर जियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कमीशन तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो वो है आपका प्लेन से, क्योंकि यूपी में मेनली प्लेन ही पड़ता है, गैंजेटिक प्लेन या नदर्न प्लेन का मेजर हिस्सा यूपी में पड़ता है, बिहार में पड़ता है, तो इसीलिए जियोलॉजी से रिलेटेड होगा तो आपका नदर्न प्लेन या गैंजेटिक प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा इससे। बाकी जो दो पोर्शन है नदर्न माउंटेन यानी हिमालयन माउंटेन और आपका पेनिनसुलर इंडिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम हैं, बट पेनिनसुला का कुछ हिस्सा आपका साउथ सदर्न यूपी में यानी कि बुंदेलखंड बघेलखंड रीजन में पड़ता है यूपी के, इसलिए उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इस पे अगर तीनों पे नोट्स बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक क्वेश्चन आपका ये जो फिजियोग्राफी पे भी पूछ सकता है, फिजियोग्राफी पे अगर क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपका भाबर और तराई से रिलेटेड। तो भाबर और तराई स्पेशली यूपी उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई, वैसे भाबर तराई तो उत्तराखंड यूपी बिहार सब जगह फैला हुआ हिमालय के किनारे किनारे का एरिया है ये, ठीक है, फुट हिल वाला जो बेल्ट है, तो ये आपका मेनली यूपी से रिलेटेड पूछा है इसमें, बट आपको फिजियोग्राफी पे और जियोलॉजी पे भी काम करना ही होगा।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर, इनके बारे में ड्रेनेज सिस्टम से आ गया आपका ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात की जाए तो कंपैरेटिव स्टडी आपको करना है यहाँ पे हिमालयन रिवर वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स, इन दोनों में कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया के सॉइल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो सॉइल का आप इंट्रोडक्शन लिखिए, दूसरे नंबर में सॉइल होराइजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। होराइजन का मतलब कि जो वर्टिकल लेयर होता है सॉइल का या सॉइल प्रोफाइल जिसे कहते हैं, जैसे कि आपका ओ लेयर, ओ मतलब ऑर्गेनिक, ठीक है। उसके बाद ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, ई लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर, ठीक है। तो ये जो सॉइल के जो लेयर हैं जिसको प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल भी कहते हैं, तो सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एपीसीएस, यहाँ पे हम प्रोफाइल, हाँ ये प्रोफाइल लिखा हुआ है। दूसरे नंबर में इंडिया के जो सॉइल टाइप्स हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको डायग्राम बना के, मैप बना करके इसको प्रैक्टिस पहले से करने होंगे। उसके अलावा इरोजनल, सॉइल इरोजन, यूपी के स्पेशल उससे रिलेटेड कि सॉइल इरोजन यूपी में कहां कहां पे है, कारण क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं। इरोजन पे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ओनली स्पेशली यूपी से रिलेटेड पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका नेचुरल वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट वगैरह का देखिए टाइप्स फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिस्ट्रीब्यूशन, पहले नंबर पे टाइप यानी कि जो फॉरेस्ट के टाइप्स हैं, दूसरे नंबर में आपके डिस्ट्रीब्यूशंस, ओनली नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड का नहीं, ओनली इंडिया का देखना आपको यहाँ पे, ठीक है। आपका टाइप्स हो जाएगा जिसमें आपका मॉइस्ट डिसीडुअस, ड्राई डिसीडुअस, ठीक है, ये मानसून टाइप और इस तरह से जितने भी है आपका सेमी एरिड टाइप, ठीक है, डिजर्ट टाइप और क्या कहते हैं जो भी हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टाइप आते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है, कहाँ पे कौन सा, इस तरह के। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल इसी पे अपनी लाइफ व्यतीत करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड एनालिसिस बनाइएगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में चाहे इन सिटी कंजर्वेशन हो चाहे आउट सिटी कंजर्वेशन हो, और यूपी गवर्नमेंट ने स्पेशली इस पे क्या क्या स्टेप उठाए हैं। सोशल फॉरेस्ट्री पे यूपी ने भी बहुत पहले टाइम पे 70-80 की दहाई में भी स्टेप उठाए थे, इसलिए इस पे भी एनालिसिस बनाइएगा आप लोग। सोशल फॉरेस्ट्री पे एग्रो फॉरेस्ट्री इसी में आ जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री या कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, है ना। रिलेशनशिप किसमें, क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन से। क्लाइमेट, सॉयल और वेजिटेशन में क्या संबंध है, क्लाइमेट किसी के जगह की सॉयल को इम्पैक्ट करता है, वहाँ के सॉयल को डिजाइन करता है, डिसाइड करता है, वहाँ के वेजिटेशन, फाउना, फ्लोरा को वही डिसाइड करता है, वही डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में जो डिटर्मिनिस्टिक थियरी है उसी से रिलेटेड, या वेजिटेशन इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट्स को, तो क्लाइमेट और आल्टीट्यूड और क्या कहते हैं लैटिट्यूड वाला जो फैक्टर्स होता है वेजिटेशन का, उसके बारे में आप जान लीजिएगा, ठीक है। बायोडायवर्सिटी के बारे में आप नोट्स बना लेंगे। बायोडायवर्सिटी जो है वेरिएशंस का मतलब क्या है कि जैसे लैटिट्यूडनल फैक्टर और लॉन्गिट्यूडनल फैक्टर, बायोडायवर्सिटी के फैक्टर क्या है डिस्ट्रीब्यूशन से, कि कहीं पे कम बायोडायवर्सिटी कहीं ज़्यादा क्या है। तो जैसे कि आपका सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया, सनशाइन हो गया, प्लेन्स हो गया, माउंटेनियस रीजन है, क्या क्या है, सारे फैक्टर्स के बारे में भी नोट बनाएंगे। तो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड पहले नंबर पे ओरिजिन का फैक्टर्स, नेक्स्ट पॉइंट पे वेरिएशंस जो है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आपका सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है। अब बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड जो मिटिगेशन मेजर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानना होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है मानसून जो है एक तरह से विंड में भी आ जाएगा, बट यहाँ पे मानसून क्लाइमेट संबंधित है। तो फीचर्स, पहले नंबर पे मानसून के बारे में आप जान लीजिए फीचर्स क्या। मानसून रेनफॉल भी है, मानसून एक क्लाइमेटिक टाइप भी है, मानसून एक विंड का नाम है, मानसून एक लाइफ है, एक मतलब कि सोशियो कल्चरल फेनोमेना का भी नाम मानसून है। मैकेनिज्म एंड ओरिजिन, अलग अलग जो थियरीज है मानसून के ओरिजिन की, उनके बारे में आप नोट्स बना लेंगे। ज्यादा नहीं, बस 2-2, 3-3 लाइन की, 4-4 लाइन की बात बनाएंगे 1 से 1.5 पेज में। ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून, इल निनो सदर्न ऑसिलेशन, इसके बारे में भी आप नोट्स बनाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, वाटर एंड वाटर बॉडीज एंड वेटलैंड, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता रहता है क्योंकि ये भी सिलेबस में है। रोल इन इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि वाटर बॉडीज का इकोलॉजिकल बैलेंस में क्या रोल है। वेटलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है, वेटलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है, वेटलैंड का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड या वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके पॉल्यूशन में डिप्लेशन में क्या क्या समस्याएं आ रही, क्यों डिप्लेट हो रहे हैं, क्यों खत्म हो रहे हैं, क्यों सिंक्रोनाइज हो रहे हैं वेटलैंड या वाटर बॉडीज। तो डिप्लेटिंग एंड पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड भी नोट बनाएंगे आप लोग। कंजर्वेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स, क्या क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए उसको रोकथाम के लिए, उसको इसके असर को पॉल्यूशन लेवल को घटाने के लिए, कम करने के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की क्या प्रोग्राम स्कीम चल रही हैं, वाटर बॉडीज सरोवर और टाइप जो भी स्कीम चल रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है ड्रॉट्स, ड्रॉट से रिलेटेड भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉट एंड फ्लड। ठीक है, ड्रॉट में पहले नंबर पे जान लीजिए कि व्हाट इज ड्रॉट, यानी इंट्रोडक्शन 2 से 4 लाइन में। नेक्स्ट पॉइंट काजेस, ड्रॉट आने के कारण क्या हैं, एरियाज, यानी किन एरियाज में ड्रॉट फ्रीक्वेंटली आता रहता है। ठीक है, मेजर एरियाज एंड माइनर एरियाज। नेक्स्ट पॉइंट इफेक्ट, ड्रॉट का इंपैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे, एग्रीकल्चर पे एंड इकोनॉमी पे। नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया मैनेजमेंट स्कीम, ड्रॉट प्रोन एरिया के अलावा क्या क्या मैनेजमेंट, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रॉट से तो चांसेस कम है आज के टाइम पे पूछे जाने के, बट फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने इससे पहले भी पूछा है और आगे भी पूछेगा, क्योंकि फ्लड यूपी में भी आता रहता है, ईस्ट यूपी के बहुत सारे एरियाज में। देखिए पहले नंबर पे फ्लड को आप डिफाइन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आप जो है कॉजेज बताएंगे, फ्लड आने के कारण क्या क्या है। वो एरियाज जहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लड आते रहते हैं, इंडिया में भी और यूपी में भी, दोनों पे नोट्स बनाने हैं आपको। फ्लड आने के जो है उपरांत क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या असर पड़ता है वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वहां की लाइफ पे, वहां की इकोनॉमी पे, लोगों के यातायात पे, एक्सेट्रा पे। इफेक्ट के बाद आपका मिटिगेशन, फ्लड जो है मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड भी आपको नोट्स बनाने हैं। फ्लड से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, गवर्नमेंट की क्या प्रोग्राम और क्या स्कीम चल रही है फ्लड से रिलेटेड। उसी की कड़ी में फ्लड से रिलेटेड जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, एनडीएमए का एक गाइडलाइन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का, स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर। यूपीपीसीएस इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है, स्ट्रक्चरल रिलेटेड जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गाइडलाइन है, स्ट्रक्चरल वाला, इससे रिलेटेड फ्लड मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग और आपका ओजोन डिप्लेशन, इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है तो पहले सबका इंट्रोडक्शन आप लिख लेंगे, उसके बाद इसके काजेस क्या हैं, एविडेंसेस जो आपका विटनेस के तौर पे कुछ पॉइंट लिख लीजिए कि किन किन आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रीन हाउस गैसेस का ये इम्पैक्ट है या ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग को नोटिस किया जा रहा है, 2-4 डेटा फैक्ट्स है जो मतलब कि ये क्या कहते हैं आईपीसीसी करके जो डेटा रिलीज करती रहती है, उसके भी जान लें आप। उसके अलावा एविडेंस के अलावा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, क्लाइमेट एंड ह्यूमन लाइफ। ग्रीन हाउस गैस या ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट एग्रीकल्चर पे क्या पड़ता है, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग का क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रीन हाउस एंड ग्लोबल वार्मिंग का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या ग्रीन हाउस या गैस या मतलब कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन या ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेट एरियाज या कोल्डर एरियाज हैं वहां की एग्रीकल्चर के लिए ग्रोथ को इंप्रूव करेंगे, ग्रोथ को बढ़ा देंगे, और आपका ट्रॉपिकल एरियाज को ज्यादा ये डैमेज करेंगे। आर यू एग्री? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस पर आप नोट बनाइए डिटेल में। अगला एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है जो कि पॉपुलेशन से संबंधित है। पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पहले नंबर में पॉपुलेशन की का जान लीजिए कि काजेस क्या है ग्रोथ के। पॉपुलेशन जो है ग्रोथ काजेस है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से रिलेशन भी एक क्वेश्चन पूछता है। एक्सप्लोजन को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी रिलेट करता है एक्चुअल में यूपीपीसीएस।
तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी आप नोट बनाएंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्सेस डेवलपमेंट। क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इंडिया के डेवलपमेंट में बाधा डालता है या हिंड्रेंस बनता है? क्या एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के डेवलपमेंट को रिटार्ड करता है, रोकता है, उसको डेवलपमेंट को आगे नहीं बढ़ने देता है? क्या पढ़ी लिखी महिलाएं पॉपुलेशन ग्रोथ में के कंट्रोल करने में सहायक होती हैं? क्या एजुकेशन महिलाओं में पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सहायक होता है? इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है और फ्यूचर में भी पूछेगा। क्या मतलब कि पढ़ी लिखी यानी एजुकेशन या लिटरेसी इन वीमेन इज मोर हेल्पफुल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। गिव योर आर्गुमेंट्स विद एविडेंस। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब क्या लिटरेसी महिलाओं में, लिटरेट महिलाएं एजुकेशन को कंट्रोल करने में, मतलब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ज्यादा सहायक होते हैं? क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस का एक आप एविडेंस भी दे सकते हैं। एक बार डाउन टू अर्थ मैगजीन में एक न्यूज छपा था, मैंने पढ़ा उसको, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वहां पे वीमेंस को जिन एरियाज में ज्यादा एजुकेट किया गया वहां पॉपुलेशन कंट्रोल रहा बहुत ज्यादा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के काजेस क्या हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उस पर नोट बनाइए। पॉपुलेशन डेवलपमेंट और एक्सप्लोजन, उससे रिलेटेड फैक्टर्स जो है आपका देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। देखिए पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, उसके फैक्टर्स क्या हैं? कहीं पे डेंसिटी कम है, कहीं पे डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, कहीं पे ज्यादा है। इसके रिलेटेड पॉपुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं या समस्याएं, चैलेंजेस क्या हैं? पॉपुलेशन बढ़ने से या पॉपुलेशन कम रहने से कहीं पे क्या क्या समस्याएं उस कंट्री में या उस जगह पे आती हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन वर्सेस पॉवर्टी। पॉपुलेशन बढ़ जाने से पॉवर्टी बढ़ जाती है। पॉपुलेशन एक कारण है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, पॉपुलेशन एक समस्या है पॉवर्टी बढ़ने का। आर यू एग्री? इस तरह से क्वेश्चन पूछता है या पूछा भी गया है। पॉपुलेशन वर्सेस पॉवर्टी, पॉपुलेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट, इससे भी नोट बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका सॉल्यूशन मेजर क्या है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पीपुल्स के पार्टिसिपेशन के हिसाब से क्या क्या सॉल्यूशन, क्या क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हैं अभी तक, उन दोनों को मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉपुलेशन पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 2000 वाला है, कब का? 2000 में एक पॉपुलेशन पॉलिसीज आई थी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो वाला भी आप नोट्स बनाएं। उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है 2021 वाली, इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इन दोनों पे आप काम कर लें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? माइग्रेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है। फैक्टर क्या है माइग्रेशन के? पहले नंबर पे क्या है? फैक्टर या कॉजेस माइग्रेशन के क्या हैं? माइग्रेशन के जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं? माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, यानी इंपैक्ट क्या पड़ता है? वो लोग जो माइग्रेंट्स हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो होस्टिंग वाले लोग हैं, यानी कि इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट, उन दोनों पे क्या इंपैक्ट पड़ता है माइग्रेशन का? उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है यूपीपीसीएस, इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया, इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया में भी क्वेश्चन पूछता है। इंडिया में भी माइग्रेशन देखिए, एक्सटर्नल माइग्रेशन पे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछता, बट इंटरनल माइग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा यूपीपीसीएस ने। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी जो है आपका एक्सटर्नल दूसरी कंट्री के जो रिफ्यूजीज आए इंडिया में, क्या उनको यूपी में जोग्राफिकल फैक्टर है, फेनोमेना के हिसाब से सेटल करने के लिए ऑप्शंस है कि नहीं है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीपीसीएस। तो रिफ्यूजी सेटलमेंट्स के लिए, क्योंकि 1947 के बाद बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए, तो ये जो भाबर तराई का बेल्ट है, उत्तराखंड और मतलब कि यूपी का नेपाल बॉर्डर, उस बेल्ट में हिमालयन फुटहिल में नेहरू जी ने वो जो बैरन लैंड हुआ करता था, वहाँ पे बहुत सारे जो है सिख और सरदार कम्युनिटी के लोगों को जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए वहाँ पे बसा दिया था। तो उसी पे क्वेश्चन था एक्चुअली में। और उसके अलावा जो बुंदेलखंड वगैरह में भी जो भी माइग्रेंट्स या रिफ्यूजीज आते हैं या आ रहे हैं अभी, मतलब कि जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के, उनको सेटल करने की बात चल रही है, जैसे बुंदेलखंड वगैरह। तो इसलिए इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में और फ्यूचर में भी पूछ सकता है।
देखिए रिफ्यूजी क्राइसिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। इंडियन डायस्पोरा में भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप जान लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट एक क्वेश्चन बनता है सेटलमेंट से रिलेटेड। सेटलमेंट आपका जो है अर्बन सेटलमेंट भी होता है, रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट देखते हैं हम क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के फैक्टर्स क्या हैं, यानी कि रूरल सेटलमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं, उनके बारे में काजेस क्या हैं रूरल सेटलमेंट होने के, या सेडेंटरी लाइफ होने की काजेस क्या हैं, कारण क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टाइप और पैटर्न। सेटलमेंट्स का जो टाइप्स है, पैटर्न्स। पहले नॉर्मल टाइप पे, नॉर्मल वे में से टाइप पे आप काम करेंगे। टाइप का मतलब कि जैसे कि आपका ये मतलब कि न्यूक्लियर सेटलमेंट्स, न्यूक्लियर सेटलमेंट यानी कंपैक्ट जिसे कहते हैं, कंपैक्ट सेटलमेंट या न्यूक्लियर सेटलमेंट एक ही हो गया। उसके बाद हैमलेटर सेटलमेंट। हैमलेट का मतलब कि आपका जो है पूर्वा उर्वा टाइप होता है, जो पट्टी पूर्वा डी इस तरह से होता नहीं है। तो यूपी में भी बहुत सारे गांव के नाम हैं आज भी, ठीक है, इसलिए इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो आपका न्यूक्लियर सेटलमेंट, यहाँ कंपैक्ट सेटलमेंट, और दूसरे नंबर में आपका जो हैमलेटेड सेटलमेंट, और तीसरे नंबर में हैमलेटेड कम मतलब कि कंपैक्ट कम हैमलेटेड सेटलमेंट, और चौथे नंबर में डिस्पर्स सेटलमेंट। ये चार तरह की जो है सेटलमेंट्स होती हैं, टाइप्स। अगर पैटर्न की बात की जाए तो पैटर्न से संबंधित क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे लीनियर सेटलमेंट, रेक्टेंगुलर सेटलमेंट, आपका मतलब कि ये सर्कुलर सेटलमेंट्स, स्टार वाली शेप में सेटलमेंट, रेडियल सेटलमेंट। ये पैटर्न का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। इसके बारे में पहले जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछता है यूपीपी से। क्वेश्चन जो एक्चुअल पूछता है वो ये है कि हिमालयन रूरल सेटलमेंट इन हिमालयन एरियाज, रूरल सेटलमेंट इन पेनिनसुलर इंडिया, रूरल सेटलमेंट इन नदर्न प्लेन या गैंजेटिक प्लेन। इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका। बट अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है, मिडिल गंगा प्लेन में रूरल सेटलमेंट्स के टाइप और पैटर्न, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स एंड पैटर्न। तो रूरल सेटलमेंट्स के टाइप्स और पैटर्न कहां पे, मिडिल गंगा प्लेन पे और लोअर गंगा प्लेन पे। मात्र यही दो क्वेश्चन अभी तक यूपीपीसीएस ने पूछे इसी पे। एक तो मिडिल गंगा प्लेन पे आप नोट्स बनाएंगे स्पेशली, दूसरे नंबर में आप लोअर गंगा प्लेन पे नोट्स बनाएंगे, और तीसरे नंबर में अपर गंगा प्लेन पे भी बनाइए। क्योंकि जो आपका ये क्या कहते हैं मेरठ वाला जोन है, जिसको हम कहते हैं रोहेलखंड प्लेन, तो रोहेलखंड प्लेन मिडिल गंगा प्लेन का मतलब कि अवध प्लेन, ठीक है। तो सब पे बनाना है आपको। गंगा प्लेन यानी चाहे वो मिडिल हो, चाहे अपर हो, चाहे लोअर हो, सब पे नोट्स बनाना है। जबकि क्वेश्चन खाली इन दोनों पे पूछा अभी तक। इसको नोट्स बनाते वक्त इसमें टाइप्स और पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। टाइप्स मैंने अभी बताया जैसे 3-4 तरह के, और पैटर्न हमने बता दिए। उसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पैटर्न, वहाँ के लोकल भाषा में कहाँ पूर्वा बोलते हैं, कहीं कहाँ पे डी बोलते हैं, कहाँ पे पट्टी बोलते हैं, कहाँ पे, ठीक है, ऐसे सब अलग अलग नाम हैं। उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक अभी टॉपिक हमारा रह गया है अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, और अर्बनाइजेशन के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन और बनते हैं, उससे भी रिलेटेड हम बातें कर ले। और जहाँ तक अर्बनाइजेशन की बात है, पहले नंबर पे अर्बनाइजेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये रूरल सेटलमेंट हो गया। तो अब अर्बन सेटलमेंट ले लेते हैं। तो अर्बन सेटलमेंट में पहले नंबर में आप अर्बनाइजेशन पे देखिए, ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। क्या है अर्बन सेटलमेंट? अर्बन सेटलमेंट में अर्बनाइजेशन, नंबर 1 पे प्रॉब्लम क्या क्या है अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम के बाद जो है, अर्बनाइजेशन की जैसे कि फैक्टर्स क्या हैं, नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रॉब्लम, फैक्टर्स, नेचर एंड इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अर्बनाइजेशन का जो मतलब कि निगेटिव इंपैक्ट है, मेनली जो सोशल इंपैक्ट वगैरह है, उससे क्या रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। स्लम और अर्बनाइजेशन दोनों एक दूसरे की रिप्लिका है, एक दूसरे की मतलब कि कारण भी हैं और सॉल्यूशन भी हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अर्बनाइजेशन रिजल्टेड इन द शेप ऑफ स्लम,
यानी कि अर्बनाइजेशन जो है वो हम की वजह से स्लम वजूद में आता है, इस तरह से समझिए आप। या अर्बनाइजेशन लीड्स टू डेवलप स्लम, अर्बनाइजेशन के कारण ही स्लम का वजूद होता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है कि अर्बनाइजेशन के कारण स्लम वजूद में आता है या अर्बन एंड स्लम, अर्बनाइजेशन एंड स्लम आर इनसेपरेबल, या कह सकते हैं अर्बनाइजेशन एंड स्लम्स आर इनसेपरेबल, यानी उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण स्लम वजूद में आता है। क्या इस बात से आप एग्री हैं? उसको प्रूफ करके दिखाइए आप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लम से रिलेटेड भी क्वेश्चन यूपीपी से पूछता रहता है। देखिए स्लम, पहले नंबर में इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी चीज का, उसके बाद दूसरे नंबर में ग्रोथ एंड प्रॉब्लम, क्या क्या कारण है उसको फैलने फूलने का स्लम के, उसके बाद उसमें समस्याएं क्या क्या आती हैं, और उसके बाद सॉल्यूशंस क्या उसके। इतनी चीजों पे आप काम करेंगे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन स्लम के। गवर्नमेंट की कोई अगर स्कीम चल रही है स्लम से रिलेटेड, उस स्कीम के बारे में भी आप देख लेंगे, जैसे कि आपका अर्बन एमिनिटीज इन स्लम, अर्बन एमिनिटीज से रिलेटेड अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, या अर्बन एमिनिटीज की क्या क्या डिफिशियंसी है, लेक है, क्या क्या वहाँ पे कमी है जो नहीं मिल पा रही है स्लम एरियाज के लोगों को, उनके ग्रोथ के लिए दिक्कत है। नेक्स्ट पॉइंट अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो आपका जो स्मार्ट सिटी से है, क्या है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में डिफाइन करिए, इंट्रोड्यूस करिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इंफ्रा रिलेटेड से क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, इसका मतलब कि इंप्लीमेंट करने में और सक्सेस होने में कहां तक ये सक्सेस हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ऐसे ही आप इसका देख लें, क्या कहते हैं स्मार्ट विलेज, इससे भी क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट ने क्या मेजर उठाए हैं स्मार्ट विलेज को ग्रास रूट पे अप्लाई करने के लिए, उतारने के लिए। जैसे आपका स्मार्ट सिटी है वैसे स्मार्ट विलेज भी, पिछले साल का क्वेश्चन यही है। स्मार्ट विलेज, जो स्मार्ट विलेज है इससे रिलेटेड अगर बात की जाए तो इसमें जो क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट, पहले नंबर में इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे यहाँ पे, इस पे सिनेप्सिस बनाएंगे। जब इंट्रोडक्शन के बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या इसके लिए मेजर उठाए हैं, क्या स्टेप उठाए हैं, और गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इसको स्मार्ट विलेज को जनरेट करने में। कुछ मॉडल स्मार्ट विलेज जो है गवर्नमेंट के जो नीति आयोग के उसमें डेटा में मिलता है, उसके बारे में आप यहाँ पे कोट भी करेंगे, और प्रॉब्लम्स के अलावा उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये जो आपका श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन जो है, ठीक है, या पूर्वा करके कॉन्सेप्ट जो आपका एपीजे कलाम साहब का था, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, रूरल अर्बन मिशन, ये सारे के सारे को कोरिलेट करके इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करके आपको नोट्स बनाने होंगे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आप करा जाता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो पहले नंबर पे मिनरल देख लेते हैं। मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन बनता है कि मिनरल पॉलिसी से भी क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस ने पूछा था। किस पे पूछा था? मिनरल पॉलिसी से रिलेटेड भी यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था। तो मिनरल वैसे पहले देख लें, ज्यादा बेटर रहेगा। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन या मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, मेजर मिनरल बेल्ट जो इंडिया के हैं उनके बारे में आप नोट्स बनाइए पहले नंबर पे। नेक्स्ट नंबर पे जो है माइनिंग में जो समस्याएं आती हैं उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस कम है, बट एक क्वेश्चन पूछा था पॉलिसी से रिलेटेड, मिनरल पॉलिसी से रिलेटेड, ठीक है, तो उससे भी काम कर ले। मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या था? मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी, मिनरल डेवलपमेंट पॉलिसी था, उस पर भी आप नोट बना लीजिए क्योंकि एक बार पूछा हुआ था क्वेश्चन। और मिनरल बेल्ट में खासकर जो है आप ऐसा करिएगा कि जो मिनरल बेल्ट है मेजर मिनरल बेल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करिएगा इंडिया लेवल पे, और उसके बाद मेन क्या क्या मिनरल वहाँ पाए जाते हैं। स्पेशली आपको जो फोकस करना है इस बेल्ट में आयरन और एंड कोल को, उसको जो डिटेल में नोट बनाएगा, स्पेशली इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेशली इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंडस्ट्री आ जाता है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसके लोकेशन के फैक्टर्स क्या हैं?
इंडस्ट्री लोकेशन के जो फैक्टर्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है इंडिया में इंडस्ट्री के लोकेशन होने में। फिर आपको एक क्वेश्चन बनता है इसी पे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बाद जो है फिर आप स्पेशली जान लें कि कॉटन, शुगर, आयरन एंड स्टील, ये 3 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसपे क्वेश्चन पूछ सकता है। फर्टिलाइजर में भी चांसेस बनते हैं कि उस पर भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि यूपी में बहुत सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं जगह पे। तो ये फर्टिलाइजर में भी अगर आप काम कर लें तो भी ऑप्शन रहेगा, बेटा मतलब ऑप्शन रहेगा। और उसके अलावा जो है इतने ही मतलब कि इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, और इसी का आपको नोट्स बना लेना है। अर्बनाइजेशन में मेनली जो है आपका अर्बन प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्बन स्कीम या गवर्नमेंट के स्टेप जो है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। यहाँ पे स्कीम लिख दें, स्कीम छूट गया था, ठीक है, या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं अर्बन समस्याओं को समाधान के लिए, स्लम एरियाज के जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट के क्या स्कीम है, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, और आप लोग जो है इसी पे ही मनली काम करेंगे, इसी पे नोट्स बनाएंगे, इसी के इर्द गिर्द ही अपना काम करिए, और 100% आपका जो है पेपर एकदम ए ग्रेड का होगा, A1 ग्रेड का होगा। इससे आगे कहीं भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है। यहीं पे हम विराम देते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, या कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए और बताइए। उसके बाद हम अगली क्लास इसी की पे एक अलग से क्लास से लेक्चर बना दिया करेंगे। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।